हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ मशीनिंग के इंट्रोडक्शन, उसका पर्पस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कटिंग और चिप्स के बारे में, टूल ज्योमेट्री के बारे में बता दिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं टूल मटेरियल से। टूल मटेरियल मतलब कुछ नहीं कि जो भी मटेरियल, जिस मटेरियल का हमारा टूल हम यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए, वो हमारा किस मटेरियल का बना होता है, कैसा होता है, कितने टेम्परेचर तक उसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो टूल मटेरियल को क्या होना चाहिए कि फास्टर मशीनिंग के लिए वियर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस और टफ होना चाहिए। काफ़ी अच्छा हार्डनेस होना चाहिए, क्वालिटी उस पर टफनेस होनी चाहिए, तभी जाके हमारा टूल मटेरियल काफ़ी अच्छा होगा। अब कितने टाइप के टूल मटेरियल्स जनरली यूज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील क्या होता है? इसमें लो हीट एंड लो वियर रेजिस्टेंस होता है और ये अपनी हार्डनेस को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक खो देता है या लूज कर देता है। मतलब कि अगर कटिंग के दौरान 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप हो गया तो फिर इस टूल की लाइफ ख़त्म हो जाती है, यूजलेस हो जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता है। सेक और आगे, नॉट सुटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड एंड ड्यूटी वर्क एंड यूजफुल फॉर सॉफ्ट मटेरियल लाइक वुड। मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं हाई कार्बन स्टील, ये हाई कटिंग स्पीड के लिए उतना सुटेबल नहीं माना जाता है और ये जनरली सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है। सेकेंड है हाई स्पीड स्टील। इसमें कुछ अमाउंट में 18% टंगस्टन, 45% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। देखिए इसमें जो अपनी हार्डनेस है ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिटेन कर सकता है। मतलब ये एक प्रकार का बहुत ही बेस्ट तरीके का कटिंग टूल होता है। थर्ड है कार्बाइड। कार्बाइड में क्या होता है? 82% टंगस्टन कार्बाइड होता है, 10% टाइटेनियम कार्बाइड और 8% कोबाल्ट होता है। बट ये क्या है, बहुत ही लो कटिंग स्पीड पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कभी कभी हमको प्रोसेस के दौरान हमारी कटिंग स्पीड हाई होती है, कहीं कहीं हमारी कटिंग स्पीड लो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। जहाँ पर हाई कटिंग स्पीड तो वहाँ जिस टाइप के टूल का यूज़ होना, और जहाँ पर लो वहाँ पर जिस टाइप के टूल का यूज़ होना हो। लास्ट है सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है? टूल हैव ग्रेटर लाइफ देन कार्बाइड टूल्स। मतलब कार्बाइड टूल से तो इनकी जो लाइफ होती है ग्रेटर होती है, और टूल्स आर फिक्स्ड टू ऑल बॉडी बाय ब्रेजिंग। अब नेक्स्ट बात करें हम टूल वियर की। टूल वियर जस्ट अ टाइप ऑफ टूल फेलियर। टूल फेलियर को ही हम लोग टूल वियर कहते हैं। अब ये कैसे होता है? जाहिर सी बात है कि हम टूल को मशीनिंग के दौरान यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी ना कभी फेलियर तो आएगा। तो ये वजह क्या क्या होती है उसकी? पहला एक तो ये होता है थर्मल स्ट्रेस के कारण। थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है चिपिंग के कारण। चिप मतलब जो कंटिन्यूसली चिप्स निकलते रहते हैं उससे फेलियर होता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कटिंग एज। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या कि कटिंग एज एक अपनी कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसके बाद अपने जो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो कटिंग एज का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इस वजह से भी फेलियर होता है। अब ये होते हैं दो टाइप के। तो जैसे आपको टूल वेयर के बारे में लिखने आए तो आप टूल वेयर क्या होता है वो बता दें, किस वजह से होता है वो बता दें, और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे पहला है फ्लैंक वियर। तो फ्लैंक वियर में किस वजह से होता है? फ्लैंक वियर मतलब ये जनरली होता है एब्रेसिव एक्शन के कारण। जो भी एब्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ड मिस कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग डिब्रिस फ्रॉम बिल्ट अप एज एज द वर्क मटेरियल रब्स द वर्क सरफेस। और ये डिपेंड करता है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड कंस्टिट्यूएंट इन द वर्क मटेरियल। सेकेंड होता है क्रेटर वियर। ये जनरली होता है ब्रिटल मटेरियल में। ये किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। जो पहले वाला हमने फ्लैंक वियर पढ़ा था वो एब्रेसिव एक्शन, और क्रेटर वियर होता है डिफ्यूज रिएक्शन की वजह से। ये इट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, फ्रिक्शन एंड कटिंग फोर्स। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और कटिंग फोर्स बढ़ता जाएगा,
क्रेटर वियर का मात्रा या अमाउंट भी बढ़ते जाती है। अब बात करें हम कटिंग फोर्स की, तो कटिंग फोर्स सिंपली कुछ नहीं, कटिंग फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है मेटल में हम कटिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, मशीन में अप्लाई करते हैं, तो हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने अमाउंट का फोर्स लगा के उस चीज़ में कटिंग कर रहे हैं या मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, वो अमाउंट हमारा कहलाता है कटिंग फोर्स। तो इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है कि द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बीइंग यूज्ड फॉर टर्निंग, शेपिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली वन कटिंग फोर्स ड्यूरिंग मशीनिंग। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है टूल लाइफ। टूल लाइफ क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का हम टूल यूज़ करते हैं तो वो कितना समय तक वर्क करता है, ये उसकी टूल लाइफ को बताता है। टूल लाइफ जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कैसे बता पाएंगे कोई कोई भी टूल बेटर है या नहीं है, वो हम उसकी टूल लाइफ से डिसाइड करते हैं। अगर उसकी टूल लाइफ अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि वो टूल मटेरियल काफ़ी अच्छा है, उसको हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूजफुल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ये फॉर्मूला। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है, और टूल लाइफ में अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये फॉर्मूला आपको बताना है, इसके पैरामीटर्स बताना है कि वी इसमें वेलोसिटी है, टी टाइम है, एन एक प्रकार का एक्सपोनेंट होता है और सी कांस्टेंट होता है। यूनिट्स पे ध्यान दें अगर, तो जो वी की यूनिट होती है वो मीटर पर मिनट में होती है, और टी जो टूल लाइफ होता है वो टाइम में होता है। नेक्स्ट बात करें कटिंग फ्लूइड की, तो कटिंग फ्लूइड का पर्पस या यूज़ मशीनिंग के दौरान क्यों होता है और कब होता है। जब हम मेटल को कटिंग करते हैं तो उसके दौरान, कटिंग के दौरान एक बहुत हाई हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब जो कटिंग पार्ट होता है टूल का और मेटल का एक दूसरे कांटेक्ट में आता है, जिससे टूल के में वियर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और मेटल के अंदर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली उसके जो अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और उसमें क्रैक्स फॉर्मेशन भी होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसमें कुछ प्रकार के कटिंग फ्लूइड्स या सिंपली उसको हम कूलेंट्स के नाम से जानते हैं, कूलेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ना तो टूल ज़्यादा गर्म हो पाता है और ना ही मेटल ज़्यादा गर्म हो पाता है। अब इसके जो पर्पस हैं और एप्लीकेशन हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ, कि कट कूलिंग ऑफ द जॉब एंड टूल टू रिड्यूस डेरिमेट्रियल इफेक्ट ऑफ कटिंग टेम्परेचर ऑन द जॉब एंड टूल, मतलब जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है ज़्यादा वो रिड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट है लुब्रिकेशन एट चिप टूल इंटरफेस एंड द टूल फ्लैंक टू रिड्यूस कटिंग फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन को कम करता है और अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग के लिए ये यूज होता है और सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए। आप अगर उसको मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है कूलेंट, उसको आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको मशीनिंग की सरफेस फिनिशिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इस तरह की हार्मफुल गैसों से भी ये आप हमारे जो मशीनिंग प्रोसेस को, प्रोडक्ट को और टूल्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ तक तो कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हो गए थे, अब हम बात करते हैं एक एक करके कुछ ऑपरेशंस की। तो उसमें पहला है ब्रोचिंग ऑपरेशन। तो ब्रोचिंग ऑपरेशन क्या होता है कि ब्रोचिंग ऑपरेशन इट इज मेटल रिमूविंग बाय पुशिंग और पुलिंग अ कटिंग टूल। मतलब कि देखिए इस तरह से ब्रोचिंग कटिंग टूल का डिज़ाइन होता है और इस तरह से मान लीजिए कोई मेटल है, इसमें इस तरह से टिथ का फॉर्मेशन होता है, या तो हम इसको पुश करते हैं इस मेटल के अंदर या तो इसको पुल करते हैं। पुश या पुल करने से क्या होता है, इसके अंदर तो टिथ लगे होते हैं, वो इसके अंदर जिस शेप का हमें इसमें मटेरियल में डिज़ाइन चाहिए रहता है वो डिज़ाइन हमको प्रोवाइड कर देता है। तो हमको चाहे गियर के डिज़ाइन बनाने हो या
किसी प्रकार का इस प्रकार का अरेंजमेंट करना हो तो उसके साइज की उसकी डिजाइनिंग के टिप बना लेते हैं और इसको या तो पुश करके पुल करके हम अपना फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं। कटिंग टूल हैविंग अ नंबर ऑफ टीथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टीथ, बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ होते हैं। इसमें 3 जोन होते हैं, रफिंग, सेमी फिनिशिंग एंड फिनिशिंग। मतलब एक जो कटिंग जोन होता है वो रफिंग रफिंग कटिंग करता है, दूसरा सेमी फिनिशिंग प्रोवाइड करता है और तीसरा टीथिंग का जो जोन होता है वो फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। रियर टीथ ऑफ द ब्रोच रिमूव्स मैक्सिमम मेटल, मतलब जो रियर टीथ होता है सबसे ज़्यादा मेटल को रिमूव करता है। अब ये किस किस पे अप्लाई होता है, तो की होल बनाने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस के लिए, राउंड एंड इरेगुलर शेप के लिए, एक्सटर्नल फ्लैट एंड काउंटर सरफेस के लिए और टिथ के लिए। ये डायग्राम है ब्रोचिंग मशीन का, जो डायग्राम था उसमें देखिए ये वाला पार्ट है, ये इसका मेन पार्ट है ब्रोचिंग मशीन का। देखिए ये एक डायमेंशन में होता है और यहाँ पर ये वर्क पीस है। वर्क पीस इसको हम इस तरह से या तो पुश कराते हैं या तो हम इसको इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से पुल कराते हैं और अंदर जिस भी डिजाइन का हमें शेप चाहिए रहता है वो शेप हमको टीथ के माध्यम से मिल जाता है। टीथ अंदर जाता है और या टीथ बाहर आता है तो जो भी शेप होता है वो शेप हमें प्रोवाइड हो जाता है। अब इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, या टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग बोल लो या टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बोल लो, टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीनिंग बोल लो। कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सरफेस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा पुल ब्रोचिंग एंड लास्ट वन इज पुश ब्रोचिंग। अब जैसे ब्रोचिंग ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स में कोई क्वेश्चन आता है तो ब्रोचिंग क्या होता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसका डायग्राम बना के ये कंप्लीटली 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले है सरफेस ब्रोचिंग। सरफेस ब्रोचिंग में क्या होता है कि द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच वर्क और टूल मूव्स अक्रॉस द अदर, इन विच वर्क एंड टूल मूव्स अक्रॉस द अदर इज सरफेस ब्रोचिंग। मतलब वर्क और टूल एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, मतलब हम इसमें वर्क को भी मतलब कराते हैं और टूल को भी मूव कराते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें टूल को स्टेशनरी रखा जाता है और जो हमारा वर्क जिस पर वर्क करना होता है उसको टूल के थ्रू मूव कराया जाता है, जिससे कि कंटिन्यूअस ब्रोचिंग प्रोसेस अप्लाई होती है। थर्ड है पुल ब्रोचिंग एंड लास्ट वन पुल पुश ब्रोचिंग। ओके, तो पुल ब्रोचिंग में क्या होता है कि जो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इसमें वर्क स्टेशनरी होता है और हम टूल को पुल करते हैं, और पुश में क्या होगा, वर्क स्टेशनरी होगा, यानी जो भी मेटल पे वर्किंग कर रहे हैं उसको हम एक जगह फिक्स्ड कर देंगे और टूल को क्या करते हैं, पुश करते हैं। उसके द्वारा जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पुश ब्रोचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मैं ग्राइंडिंग में समझाता हूँ। इस तरह के ग्राइंडिंग मेनली ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम उसको एक प्रकार की फिनिशिंग प्रोसेस है। फिनिशिंग प्रोसेस प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के व्हील लगे होते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में इस तरह के व्हील लगे होते हैं। हमें जिस भी मेटल, ये घूमते रहते हैं इस फॉर्म में, स्पीड से घूमते रहते हैं, हमें जिस भी मेटल को फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है, सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है, उसको इस पे इस तरह से टच कराते हैं और वो इसके कॉर्नर कॉर्नर पार्ट को ग्रेन्स के फॉर्म में मेटल को रिमूव करता है और हमारा जो सरफेस होता है उसको फ्लैटनेस प्रोवाइड करता है। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, द ग्राइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेटल रिमूविंग बाय द यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जैसे मैंने कहा ग्राइंडिंग व्हील्स का यूज होता है और यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स। ग्राइंडिंग व्हील्स इज मेड ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, ये एब्रेसिव ग्रेन के बने होते हैं। द एब्रेसिव ग्रेन इज रिक्वायर्ड टू ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड। अब जैसे जितना हार्ड आपका मेटल रहेगा जिसको आपको ग्राइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग व्हील का मैन्युफैक्चर किया जाता है या डेवलप किया जाता है। अब इसके टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये भी 4 टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, सरफेस, फेस,
फॉर्म ग्राइंडिंग, सबका ग्राइंड पर्पस लगभग लगभग सेम ही है। बस इसमें किस किस तरह के हमको वर्क पीस को हमको ग्राइंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला है जैसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि हमको स्ट्रेट या टेपर सरफेस चाहिए है, वर्क पीस चाहिए, तो हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस, और टेपर शेप मतलब इस तरह का शेप होता है। अगर हमें कई जगह हमें स्टेप अप शाफ्ट के लिए टेपर शेप की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से बना सकते हैं। सेकंड बात करें सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस को फ्लैट करता है, और फेस ग्राइंडिंग क्या होता है, ये वर्टिकल सरफेस को फ्लैट करता है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस को फ्लैट करना है तो सरफेस ग्राइंडिंग, और वर्टिकल सरफेस को फ्लैट करना है तो फिर फेस ग्राइंडिंग का हम यूज़ करते हैं। लास्ट है फॉर्म ग्राउंडिंग। फॉर्म ग्राउंडिंग में टिथ, थ्रेड्स, स्प्लाइन, शाफ्ट, इस तरह के अगर हमें मटेरियल को ग्राइंड करना है तो इस तरह के मटेरियल ग्राइंडिंग के लिए फॉर्म ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है। लास्ट टॉपिक है सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। व्हाट इज सुपर फिनिशिंग प्रोसेस? देखिए, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में जैसे पहला है हनिंग। तो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होता क्या है कि जब कोई भी मेटल है, मटेरियल है, वो पूरा बन के रेडी हो गया, लास्ट में, एकदम लास्ट में बिल्कुल उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना के हमको रेडी करना है, लास्ट मान लिया गया है कि ये कंप्लीट ही है, उससे पहले जो भी उसमें प्रोसेस अप्लाई की जाएगी फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो कहलाती है सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। लगभग लगभग जो भी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि हनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हनिंग इज अ लो एब्रेडिंग प्रोसेस विच इज बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक फॉर रिमूविंग स्टॉक फ्रॉम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सरफेस। ये क्या करता है, रिमूविंग स्टॉक ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सरफेस। और दिस प्रोसेस इज प्राइमरली टू रिमूव द ग्राइंडिंग और टूल मार्क लेफ्ट द सरफेस बाय प्रोसेस ऑपरेशन। मतलब ग्राइंडिंग के बाद या टूल जो भी ग्राइंडिंग में रह जाता है या टूल के दौरान उसमें कुछ जो भी पार्ट्स लेफ्ट रह जाते हैं उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पे यूज होता है, लेकिन जनरली यह इंटरनल पे यूज होता है। सेकेंड है लेपिंग। लेपिंग क्या होता है कि लेपिंग इज अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस यूज्ड ऑन ए फ्लैट और सिलेंड्रिकल सरफेस। लैपिंग इज abrading of a surface by means of lap which has been charged with the fine abrasive particle। यह लैपिंग सरफेस में क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस में फ्लैट या सिलेंड्रिकल सरफेस को फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए लैपिंग प्रोसेस अप्लाई करी जाती है। तीसरा है इलेक्ट्रोपॉलिशिंग प्रोसेस। ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें वर्क पीस एनोड की तरह वर्क करता है, मटेरियल को रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन के द्वारा। और लास्ट है बफिंग प्रोसेस। बफिंग सिमिलर टू पॉलिशिंग प्रोसेस है। एब्रेसिव ग्रेन इन सुटेबल कैरिंग मीडियम सच एज ग्रीस are applied to suitable interval to the buffing wheels. Negligible amount of material is used in buffing while a very high luster is generated to the buffed surface। बफिंग प्रोसेस अप्लाई करने के लिए ग्रीस का यूज़ किया जाता है जिससे उसको सिफर फिनिशिंग टूल्स को, मेटल्स को प्रोवाइड करी जा सके। तो इस प्रकार से जो 4 सुपर फिनिशिंग प्रोसेस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जनरली आती रहती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो इन 2 वीडियो के माध्यम से ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट वो लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।